सर बैंक में मैं गया, मुझे लोन नहीं मिला, छोटा बिजनेस है मेरा, तो क्या मैं एनबीएफसी लोन देगा मुझे? बिल्कुल देगा सर, और नॉट ओनली देगा, आपको उनके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं, वो आपके पास में आके देंगे। सर ऐसे कौन से तरीके जिससे मुझे मालूम पड़ सके कि ये जो एसएमएस मुझे आया है एनबीएफसी से वो स्कैम नहीं है? जो आईडी जो आती है 6 डिजिट की, हमें वो आईडी ज़रा एक थोड़ी ध्यान से देखनी चाहिए। ओके। वो जाके आप नेट से सर्च भी कर सकते हैं कि ये बैंक का है कि नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसमें, नमस्कार, अर्थ और निवेश मंथन के एक और एपिसोड में आज आपका स्वागत है। आज हमारे बीच बैंकिंग सेक्टर के बाद जितने हमारे पास क्वेश्चंस आए उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हमें एमएसएमई सेक्टर से कि बोल के कि सर शायद बैंक से हमको इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका निवारण करने के लिए हम लाए आज एक ऐसी वार्ता, एक ऐसा एपिसोड जिसमें हम बताएंगे कि कैसे स्मॉल मीडियम सेक्टर्स के लिए वाकई एक और ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, जिसके लिए हमने हमारे बीच बुलाया है बीएफएसआई सेक्टर के एक सुपर स्पेशलाइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट गोल्ड मेडलिस्ट जो आरवीजी एल्यूमनाई के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, भारत विकास परिषद के कोंकण प्रांत के फाउंडर मेंबर रहे हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड पे आज विराजमान हैं। हमारे बीच हैं सीए संजय जी खिमानी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके और आपके सब दर्शकों को सप्रेम नमस्कार, राम राम, जय जिनेंद्र। सर आपकी जो जर्नी रही है, आपने प्रोजेक्ट फाइनेंस से शुरू किया, प्रोजेक्ट फाइनेंस करते करते आप घुस गए ऑडिट्स में, ऑडिट से फिर आपको मिले एनबीएफसी में। सर ये जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमें। मुझे बचपन से चैलेंजेस हमेशा से पसंद रहे। मैंने प्रोजेक्ट फाइनेंस जब शुरू किया तब प्रोजेक्ट फाइनेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुश्किल से कोई दो इक्का दुक्का होते थे। 1992 में जब मैंने आईडीबीआई छोड़कर प्रोजेक्ट फाइनेंस शुरू किया तो आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हु स्टार्टेड दिस। प्रभु की कृपा ऐसे रही, संजोग ऐसे बने, काफ़ी काम किया, काफ़ी पैसा भी बना। संयोगवश 2000 में मुझे एक ऐसा मौका मिला कि मैंने बैंक ऑडिट में इन्वॉल्व हुआ। आपको जब बचपन में या लाइफ के अर्ली साइकिल में पैसे अच्छे मिल जाते हैं तो आप देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। तो मैंने देखा कि पैसे तो हमने कमा लिए, अभी क्या करें। व्हेन आई वेंट इनटू द बैंक ऑडिट, I realize so far I have been dealing with the branch managers, maybe the lower level officials, at best maybe the GM. But when I am doing the central audit of a bank, I deal with the people who sits in the audit committee, CMDs, executive directors, which is actually widening my horizon. So मैंने सोचा पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जिससे लाइफ में हमें कुछ बड़े लोगों के साथ में उठते बैठते हैं तो आपका होराइजन वाइडन होता है, तो लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ काम आता ही है। बैंक ऑडिट में घुस गए। बैंक ऑडिट प्रभु की कृपा से, उसके बाद में जो मैंने 2000 में किया था नेक्स्ट बड़ा असाइनमेंट, मुझे जो इंडिया की लार्जेस्ट बैंक थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करने का मौका मिला। एक 35 साल के यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंट्री की लार्जेस्ट बैंक की बैलेंस शीट साइन करनी हो, माय गॉड, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि वो थोड़ा अहंकार का भाव भी आने लगता है। तो मैंने सोचा कि ये अगर लंबा चलना है तो अहंकार जो है उसको थोड़ा हमें किनारे रखना पड़ेगा। ओह क्या जर्नी रही सर। 35 इयर्स की एज में इतनी बड़े बैंक की बैलेंस शीट साइन करना, मतलब मेरे ख्याल से इससे अच्छा लर्निंग का शायद पॉसिबल नहीं है। सर तो आपने प्रोजेक्ट फाइनेंस से आपने वापस आ गए बैंक ऑडिट्स में आपने बहुत बढ़िया अपना मुकाम हासिल किया और बीएफएसआई सेक्टर में आपने एक स्पेशलाइजेशन की। सर एनबीएफसी में कैसे एंट्री हुई है आज? सो आरपीजी, जैसे मैंने अभी कहा था, आरबीआई ने अप्रैल 2021 में एक सर्कुलर लेके आए कि जिसका भी 15,000 करोड़ से ऊपर का टोटल एसेट साइज है, एनबीएफसी का हो या बैंक का हो, उनके लिए जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी है। ओके। उसके पहले एनबीएफसी सेक्टर जो है लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड, ज़्यादा एनबीएफसी नहीं, लार्जली नहीं, 100 मतलब 99.99% यू विल हार्डली फाइंड 1 or 2 एनबीएफसीज which were being audited by a Indian firm, non-big six अच्छा, firms. Okay, so that is something during that COVID period, it gave an, Opening. it just opened up the market. Okay. While everything was restricted, this was in April 2021, the second wave of COVID was going on. I thought if you don't capitalize on this opportunity, then the opportunity is not going to knock us again. Okay.
and if you don't get into at this time, then in the second time you will be competing with the people who already have experience. Okay. And you will again start with fresh. You say, no, okay, no, while it is open, but I would also like to do it, and you don't have an experience. So while it was quite challenging, but the God has been more than kind, RPG. So while obviously we worked very hard on that, and while I can't tell you the names of the entities, yes, because as a practicing chartered accountant, I am not supposed to take the name of the name of the client. firm, yes. But we got associated with one of the best name even in the first round itself. Wow. Okay. That was purely because कि आपका BFSI का experience था इसलिए. So that was mainly because I had experience of banking. And second is, with the grace of God, because I have been specializing in the BFSI. Okay. Somehow people have started recognizing me. Okay, here is a guy, probably you can take a bet on that. Okay. Because while obviously we didn't have an experience on the NBFC sector. अच्छा. तो जो मेरा जो बोलना है कि प्रैक्टिस में जो है, इफ यू आर देयर फॉर द लॉन्ग टर्म एंड यू हैव बीन डूइंग एथिकल प्रैक्टिस, Okay. while we don't market ourselves, Correct. but at the same time आपको 150 करोड़ लोगों को जो है मोदी जी की तरह आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है. भाई आपको तो 150 लोगों तक ही पहुंचना है. बिल्कुल. और वो 150 तक आपको नहीं पहुंचना है, बिकॉज वो सारे इंटरकनेक्टेड है. सर शायद इसी वजह से हम भी आपके तक पहुंच पाए हैं, और आज के इस स्पेशलाइज्ड NBFC के लिए आपको ही हमने चुना इस काम के लिए. तो सर NBFC वैसे होता क्या है? सो NBFC जो है, अगर आपने देखा होगा तो पहले हर इंडस्ट्रियल हाउस एक फाइनेंस कंपनी चलाता था. अच्छा. तो RBI की जो डिफिनेशन है, अगर आप NBFC की देखेंगे तो पहले नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से शुरू होती है. Okay. उसके बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं. ओके. वेरी वेरी वाइड डिफिनेशन. ओके. NBFC जो है बनाना किसी ज़माने में बहुत आसान होता था. अच्छा. कोई भी है छोटा मोटा फाइनेंसिंग का काम करता था तो लोग बना लेते थे. सर फाइनेंसिंग बोल रहे हैं, मतलब फाइनेंसिंग मतलब आपने किसी से पैसा दिया और किसी को उधार पे दिया, वही काम? वो भी कर सकते थे. पहले तो NBFC जो है, अगर मैं बोलूँ कि आज के 10 साल पहले तक जो है NBFC पब्लिक लेंडिंग कर रही थी क्या, वो बहुत कम थी. मेनली ICD कर रहे थे. कोई बिल डिस्काउंटिंग कर रहे थे. अगर मैं कुछ लोगों के जो आज लार्ज नेम्स है, जैसे अगर मैं बोलूँ कोटक महिंद्रा का जो अगर नाम दूँ, तो कोटक महिंद्रा ने एज ए NBFC शुरू की थी. ओके. किसी ज़माने में NBFC सारी जो है लीजिंग बिजनेस किया करती थी. अच्छा. वो मोस्टली जो है NBFC उस ज़माने की जो है, या तो किसी बैंक में मर्ज हो गई या बंद हो गई. अच्छा. अभी जो NBFCs का आप स्वरूप देख रहे हो, और जो NBFCs के स्वरूप आप जो है लेट 90s में देखते थे, काफ़ी फ़र्क है, रात दिन का फ़र्क. बिल्कुल. उस तरह का मॉडल अभी रहा नहीं है. उस टाइम पे जो NBFCs थी, दे वर मेनली कैटरिंग टू द कॉर्पोरेट्स ओनली. अच्छा. दे वर नॉट इनटू रिटेल. आज की तारीख में आप ज़्यादातर NBFC देखोगे वो मेनली रिटेल में है. ओके. तो NBFC आर बेसिकली शेडो बैंक. अच्छा. अनलाइक इन द केस ऑफ द बैंक. सो बैंक को बेसिकली क्या बोलते हैं RPG, द बेसिक डिफिनेशन ऑफ द बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग. बिल्कुल. NBFC जो है, दे बाय एंड लार्ज दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट. देयर आर फ्यू ऑफ देम व्हिच आर देयर, जिनको पहले लाइसेंस मिल गया, उनको मिल गया. आज की तारीख में आप जो है, आप नाम ले लीजिए, टाटाज के पास में भी डिपॉजिट का लाइसेंस नहीं मिलता है. ओके. आपको कोटक को नहीं मिलता है, आदित्य बिरला को नहीं मिलता है. कुछ जो पुराने नाम चल रहे हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बजाज है, आपके जो कुछ पुराने नाम चल रहे हैं जो पहले से डिपॉजिट टेकिंग में थे. LIC हाउसिंग फाइनेंस है, HDFC थे, तो कुछ वैसे चल रहे हैं, बाकी आजकल मिलते नहीं है. तो NBFCs का जो रोल है, जहाँ पे जो एक अपना एक सेइंग होता है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. तो जहाँ बैंक नहीं पहुंच सकता है ना, वहाँ पे जो है NBFC का काम है. क्योंकि लोन तो दोनों देते हैं. ओके. सो दे हैव टू फाइंड देयर मार्केट. अच्छा. सो NBFCs का जो मार्केट है, समथिंग व्हाट द बैंक इज नॉट एबल टू, दैट इज वेयर द NBFC फिल्स द गैप. सर, तो जैसे आपने कहा कि NBFC फिल्स द गैप, की एडवांटेजेस क्या है सर फिर NBFCs के साथ होने में? आज हमारे जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, साथ में एडवांटेजेस जो है, पहले मैं आपको डिसएडवांटेज बता देता हूँ. डिसएडवांटेज बताएं. कि NBFC के साथ रहने के डिसएडवांटेज. अच्छा. NBFC के साथ में रहने के डिसएडवांटेज नहीं. NBFC से बोरो करने के लिए द ओनली डिसएडवांटेज इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज हायर देन द बैंक्स. ओके. व्हाई इज इट सो?
बिकॉज वो तो डिपॉजिट ले नहीं रहे हैं। करेक्ट, आप और मैं तो पैसा तो बैंक में रख रहे हैं। राइट, डिपेंडिंग ऑन विच बैंक वी आर कीपिंग द मनी, 2.75 से लेके आप जो है 7% तक का आपको सेविंग्स बैंक पे ब्याज मिल रहा है। ओके, लेकिन एनबीएफसी तो उन्हीं बैंक से बोरो कर रही है। अच्छा, तो बैंक से बोरो करके आपको अगर वो दे लेंड रही करेगी है। तो ऑब्वियसली देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी हायर। हायर, So the measure, अगर if you have to compare between a bank finance and NBFC, then the one reason which let us say लोग सोचते हैं मुझे NBFC से क्यों लेना है, बराबर, तो एक तो है कि उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। एक जो है परसेप्शन होता है लोगों का। परसेप्शन क्या है, जो NBFC से ले रहा है इसको शायद बैंक से मिला नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके, क्योंकि NBFC से क्यों बोरो कर रहा है, बैंक भी तो दे ही रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो एक थोड़ा परसेप्शन का ये होता है। ओके, देर आर पीपल हु बोरो बोथ फ्रॉम एनबीएफसी एंड बैंक्स ऑल्सो, बट थोड़ा एक परसेप्शन। अदरवाइज एनबीएफसी से जो है, अगर आप जो है छोटी एमएसएमई इंडस्ट्री है, या अगर मैं बोलूँ कि जो हम जो आई डोंट मीन लिटरली कि जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, ओके, बट एक जो है बैंक्स में जाने के लिए हाँ, आपके पास में ऑब्वियसली यू आर एन लेट अस से टॉप कॉर्पोरेट, लार्ज Okay. कॉर्पोरेट और मिड Okay. कॉर्पोरेट। ओके, NBFC is not in a sector where you will go, अच्छा, barring certain specific requirements. राइट, राइट, In fact, NBFCs do cater to the large industrial houses also. हाँ, हाँ, Okay, that I'll come to that. Yes. In what way they cater. ओके, But by and large, they will cater to, अगर हम बोले कि जो है Medium, middle class small. family भी अगर बोले ना, तो मिडिल में भी लोअर मिडिल क्लास लोअर मिडिल में आएंगे। and maybe the people. हाँ, at जैसे the आपने bottom कहा of the जहाँ ना पहुँचे बैंक वहाँ पहुँचे एनबीएफसी, तो वैसा है। और पर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा के साथ। तो सर अब एडवांटेजेस क्या है एनबीएफसी के साथ होने के? एनबीएफसी के जो एडवांटेज हैं, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज एनबीएफसी का होता है, नंबर 1 एजिलिटी। एनबीएफसी इज वेरी एजाइल स्ट्रक्चर। अच्छा, सो अभी थोड़े जो है, एंड दे हैड लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपको कोई मान लीजिए एक आपका जो है एक व्यूअर है, वो जो है 500 करके बैठा है, हाँ, हाँ, ठीक है, उसके लिए जो है ना एनबीएफसी को लोन देना इजी होता है, बैंक अच्छा। के लिए देना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बैंक जो है आज की तारीख में चीज़ें थोड़ी बदल रही है, बराबर, क्योंकि बैंक जो है हमेशा फॉर्मलाइज इकोनॉमी वाले को ही पैसा देता है। ओके, दे डू नॉट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। हाँ, जहाँ पे इनकम जो है डिटरमाइन करने का उनके पास में मेथोडोलॉजी नहीं होता है। बिकॉज आपका जो है, मान लीजिए छोटा बिजनेसमैन है, मैं अगर पान वाले की भी नहीं बोलूँ तो वो कहाँ उसके पास में कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, नहीं होगा, रोकड़े में धंधा कर रहा है, तो बैंक में पैसा दिखता नहीं है। एनबीएफसी जो क्या करते हैं कि उसके जो है ना शेडो इनकम के उन्होंने अपने मॉडल्स बना रखे हैं। ओह, अच्छा, दे डिटरमाइन ओके ये इसकी शेडो इनकम क्या हो सकती है, अच्छा, ठीक है। अनलाइक बैंक्स विच आर ए लार्ज स्ट्रक्चर, एज जो मैंने कहा जो एजाइल स्ट्रक्चर होते हैं बराबर, तो इनके जो है पीपल ऑन द स्ट्रीट्स आर मच मोर विजिबल। ओके, बैंक्स में एक ये हो गया है कि लोग आते हैं, आप अपने आप जाते हो, भाई आपके पास में डिपॉजिट लेने के कौन आता है, आप अपने आप ही जाते हो ना बैंक के पास। करेक्ट, सो ऑफ कोर्स नाउ प्राइवेट सेक्टर हैव स्टार्टेड गोइंग आउट, बट अदरवाइज जनरली एक परसेप्शन है कि बैंक से पैसा चाहिए तो हमें बैंक के पास जाना है, एनबीएफसी के पास में पैसा चाहिए तो एनबीएफसी आपको आके दे के जाता है। तो आपके पास में जब आपके मान लीजिए आप छोटे बिजनेसमैन हो, आके आप छोटी एक किराना की दुकान लेके बैठे हो, आता है, देखता है, अच्छा कितनी देर में बैठा है, ये इतने कस्टमर आ रहे हैं, ये है, अच्छा, वो है, तो दे आर एबल टू असेस दैट। ओके, दे हैड लॉट ऑफ रेगुलेटरी एडवांटेजेस ऑल्सो। I mean, the regulations were not so strict as it was there in the case of the bank. उनकी क्रेडिट पॉलिसीज भी जो है ना इतनी वाटर टाइट नहीं होती। अच्छा, ओके, ठीक है। एंड एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, बैंक्स आर प्रिडोमिनेंटली इंस्टीट्यूशंस, ओके, बारिंग 1 or 2 एग्जाम्पल्स वेयर these are promoter driven बैंक, अच्छा, all banks are institutional, ओके, whereas most of the NBFCs are promoter ड्रिवन, सो प्रमोटर के लिए कॉल लेना, क्रेडिट कॉल लेना जो है ना बहुत इजी होता है, अच्छा, बैंक वो कॉल ले नहीं पाता है। Okay. तो जो एमएसएमई मतलब जो पर्टिकुलरली हम जो छोटे सेक्टर जो है ना, हाँ, हाँ, उसके लिए एनबीएफसी को एक फॉर्मलाइज सिस्टम से क्रेडिट मिल जाती है। ओके, तो अगर मैं इसको साइकिल बोलूँ तो आप जो मनी लेंडर से जो है ना,
जो बंदा मनी लेंडर से पैसा ले रहा है वो माइग्रेट एनबीएफसी में हो जाता है। अच्छा, एनबीएफसी से जो पैसा लेता है वो फाइनली माइग्रेट बैंक में होता है। बैंक्स में हो जाता है। Very उसमें भी अगर मैं बोलना चाहूँ एंड डोंट टेक इट आई मीन लिटरली, हाँ। सो जनरली बोलेगा यहाँ से मैं जो है इंडियन बैंक्स में जाऊँगा, विच लार्जली इज मे बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल इज ऑलवेज द पीएसयू बैंक, राइट, नाउअडेज इवन प्राइवेट सेक्टर भी। ये दो से ग्रेजुएट होके बाद में वो फॉरेन बैंक में जाने की सोचता है। ओके, ओके, सो ये आप ऐसा तो ये बोल पूरी सकते हैं स्टेप्स टू हाँ, सक्सेस ये है। ऐसा एक स्टेप है। आई मीन इट इज नॉट दैट यू हैव टू नेसेसरली गो थ्रू दिस स्टेप, करेक्ट, बट पर लार्जली आपकी ऐसी ग्रोथ होती है। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने जस्ट अभी बताया कि एनबीएफसीज आर प्रोमोटर ड्रिवन, है ना, और सर तो ये एसएमई को जो हमारे लार्जली जो हमारे श्रोता होते हैं वो स्मॉल बिजनेसमैन हैं और हम चाहते हैं कि उनको भी इजीली ये फंड मिल सके, पर ऐसा सेम टाइम पे ऐसा भी ना हो जाए कि ना ऐसे कोई फंस जाए, ऐसे कोई केस में फंस जाए जहाँ पर नुकसान हो जाए उनको। तो एनबीएफसीज का जैसे आपने कहा कि एनबीएफसी आता है आपके पास लोन देने के लिए, सर हमने तो देखा है नहीं चाहते हुए भी एनबीएफसी घुसता रहता है कि ले लो ये हमारे लोन ले लो, हमारा लोन ले लो। तो सर ये सब चीज़ों में क्या देखते हो आप कि कैसे हमको बचना चाहिए या कैसे एक एसएमई को प्लान करना चाहिए कि मुझे ये लोन लेना है एनबीएफसी से, और इसके क्या फ़ायदे हैं? क्या एनबीएफसी वाकई ग्रोथ में हेल्प करता है एसएमई को? सो एनबीएफसी बिल्कुल ग्रोथ में हेल्प करता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे एक कहावत होती है, अति सर्वत्र वर्जित, संस्कृत में कहानी एक श्लोक है। हाँ, तो होता क्या है कि जब आदमी को जब पैसा इजीली मिलने लगता है हम्म, तो बहुत सी बार क्या करते हैं कि बिजनेसमैन जो है Correct. वो दे एंड अप बोरोइंग मच मोर मोर देन व्हाट दे आर देन एबल रिक्वायर्ड, करेक्ट। नाउ एनबीएफसी जो है सो छोटे लोन एनबीएफसी जो, अगर मैं अनसिक्योर्ड का कल्चर बोलूँ हिंदुस्तान में अगर शुरू हुआ तो कहाँ से हुआ? ये ज़्यादातर आपको एनबीएफसी से शुरू हुआ। जैसे आजकल आप देखते हो बाई नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर। आप जो है जाते हो, आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है, अभी आपका मान लीजिए एक ड्राइवर है, एस्पिरेशंस तो सबकी है, मोदी जी ने सबको जो है एस्पिरेशंस लेवल तो काफ़ी बढ़ा दिया है। पहले वो जो है अपने वो फीचर फ़ोन आते थे, हाँ वो जो बटन वाले फ़ोन आते थे, अभी सबको स्मार्टफोन ही चाहिए। तो अभी वो 25,000 का फ़ोन लेना है, हाँ, वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। अफोर्ड कर भी सकता है तो दुकान पे जाते ही जो है ना 1 मिनट में उसको बोलेगा लोन लेगा, अच्छा आपको जो है ये ले पैसा आपको ये मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। बराबर। तो ये सब जो है जो भी इस तरह के इनोवेशंस होते हैं, सी वाइल बैंक्स हैव अ नेचुरल एडवांटेज और एनबीएफसी, बैंक्स का अगर आप रीच देखोगे इन टर्म्स ऑफ रीच दे ऑब्वियसली हैव मच मोर नंबर ऑफ ब्रांचेज। करेक्ट, अगर मैं आप बोलूँ कि स्टेट बैंक की आज की तारीख में 22-23 हज़ार ब्रांचेज है, बिल्कुल एचडीएफसी की 9,000 ब्रांचेज है, किसी भी एनबीएफसी की इनके आसपास में कहीं नहीं है। नहीं है। श्रीराम हैज़ लॉट ऑफ ब्रांचेज बट इवन दे आर ऑल्सो नोवेयर क्लोज टू देम। ओके, ठीक है, तो जो रीच होने के बाद में भी ये जो जो जहाँ पहुँच सकते हैं ना, उसका कारण जो है बेसिकली यही है कि एक तो प्रोडक्ट इनोवेशन इनको रेगुलर होता रहता है, बिकॉज इनको मालूम है कि भाई जो बैंक नहीं करा वो मुझे करना है, जो बैंक नहीं कर रहा वो हाँ इनको कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमेशा ढूंढते रहते हैं। बैंक भी क्या करता है कि अभी जैसे एक नया फंडा आजकल शुरू हो रहा है को लेंडिंग का, को लेंडिंग। अच्छा, तो वो जो है नई नई चीज़ इनके साथ में काम करते हैं, इनके साथ में काम करके उनको लगता है अच्छा ये कर रहे हैं, वो शुरू कर देंगे तो ये कुछ नया ढूंढ ले आएंगे। तो प्रमोटर ड्रिवन जो एंटिटी है, बिकॉज उसके पास में ही इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, he will always find a way and he is able to respond to the market in much quicker faster manner than a bank is able to respond. अच्छा, तो इनके साथ में काम करने का फ़ायदा क्या है? एक आपके जो है जैसे आपकी पॉकेट शूट करती है वैसा आपको लोन मिल सकता है। लोन मिल सकता है, बिल्कुल। आज अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं कि आपको जो एमएसएमई को आप बैंक के पास में जाओ और बोलो मेरे पास में जो है कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा ये दुकान चल रही है, दुकान है, इसको आप भाड़े पे ये मेरा जो गिरवी रख लो, गिरवी आप रख लो, मेरे को 15 साल का लोन दे दो, बैंक जनरली नहीं देती है। बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज बैंक्स आर वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। एनबीएफसी के पास में कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती नहीं है, ओके, लेकिन वो आपको 15 साल का लोन दे देती है। अच्छा, मैंने देखा है एनबीएफसी 25-25 साल के भी लोन देती है एमएसएमई को। क्यों? उनको एक चीज़ पता है कि यार ये प्रॉपर्टी है, हाँ, ये बंदा जो है दुकान छोड़ के कहाँ भाग जाएगा? ओके, भाई ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता कि बंदा है यहाँ से छोड़ के विदेश भाग गया, अरे उसके लिए 1,000-2,000 करोड़ जेब में चाहिए ना। ये तो बंदा जो है 20-50 लाख का भी लोन नहीं मिल रहा है उसको, ये जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? भाई अगर उसकी जो सोल का जो है अर्निंग वो यहीं से ही है, वो इन्हीं से है,
उसको मालूम है जब बंदा जाता है कि इसी का परिवार भी यही है, कहाँ जाएगा वो, ठीक है। सही है। तो अगर उसकी कैपेसिटी है कि भी मैं महीने का जो है 7,000 रुपये ही सर्विस कर सकता हूँ, तो उसका जो है टेनर वो 30 साल उठा के कर देगा। अच्छा। उसको भी पता है, अच्छा। एनबीएफसी को भी पता है कि ये मैं इसकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर रहा हूँ, ओके। बिकॉज उसके पास तो बैंक आज उसको पैसा नहीं दे रहा नहीं दे रहा है। तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में उसकी हिस्ट्री बिल्ड कर ली। उसको मालूम है मेरे पास टिकने वाला नहीं है 30 साल तक। भाई किसी भी एनबीएफसी का जो है 30 साल लोन देता है, 5 साल से ऊपर जाता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, पहले ही क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाता है, बिकॉज टेक ओवर हो जाएगा। उसको वो टेक ओवर हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इतना इंटरेस्ट रेट शायद, इंटरेस्ट रेट उसका ऑब्वियसली ज्यादा है। उसके अलावा उसकी 5 साल की हिस्ट्री बन गई तो अब वो बन गई तो अभी वो बैंक ले लेगा, हो जाता है। अच्छा, आप समझ रहे हैं। और वो चाहेगा तो मूव कर लूं मैं। अब हम जो है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, उसमें जो मोदी जी का फंडा है ना कि आपको जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का वाला जो पार्ट है, जो मैं बोला कि पिछले 10 साल में जो एनबीएफसी बढ़ी है, वाइल आई डू नॉट नो वेदर इट इज बाय डिजाइन और नॉट, अच्छा, बट जो सिस्टम से जो सपोर्ट मिला, जैसे अभी थोड़े समय पहले आपने पूछा कि आप कैसे बड़े हो सकते हो, करेक्ट, तो ऐसा किसी ने, मोदी जी ने आके बोला नहीं कि भाई आप एनबीएफसी से लोन ले लो, राइट, लेकिन दे टूक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन व्हिच वाज क्रिएटेड। करेक्ट, तो जो हम भी बोल रहे हैं ऐसी पॉलिसी आ गई और उसमें पॉलिसीज आ गई तो हमको भी पैसा मिलेगा, ग्रोथ मिल जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें एमएसएमई की ग्रोथ में आपके आधार नंबर का भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। जो बैंकों ने जितने सारे अकाउंट खोले, सी एनबीएफसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट बैंक, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। पैसा वहीं से मिलेगा। नॉट ओनली पैसा, फाइनली उसका जो है कलेक्शन कहाँ से होता है? कलेक्शन मतलब आपने लोन दिया तो पैसा वापस लेना, रिकवरी करना है, तो बैंक अकाउंट में जाएगा। तो जनरली आजकल आप देख रहे हो छोटे से छोटी जगह पे, इनफैक्ट कल मैं जो है जयपुर के पास ही मेरे गौशाला वहाँ पे था, मैं तो सारे पेमेंट यूपीआई से ही करता हूँ। वहाँ एक छोटे दुकानदार से मैं ऐसा ही बात कर रहा था। इनफैक्ट एक मेरे परिचित आए हुए थे, वो बता रहे थे कोटा में 3 लाख स्टूडेंट्स हैं, हर रिक्शे वाला किसी के पास में पैसा हाथ में नहीं होता है, बोला हम लोग खाली मोबाइल लेके घूमते हैं। बिल्कुल। और उसने जो मुझे कल शौक लगा, वो हमारा एक आरवीजियन है, यहाँ बॉम्बे रहता था। उसने कहा बॉम्बे में मैं आज भी आता हूँ तो रिक्शा वाला जो है मेरे को कैश पे पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन आप जो है यहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ, बिल्कुल, आपको 5 रुपये का भी पेमेंट करना है ना तो आप यूपीआई से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है एनबीएफसी सेक्टर को भी जो है सपोर्ट करने में। सर यूपीआई तो वाकई में एक रेवोल्यूशन रहा है। हमने देखे हैं वीडियोस जहाँ पर ये बताया गया था कि एक पुराने फाइनेंस मिनिस्टर चैलेंज कर रहे हैं कि क्या कोई आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे, प्लास्टिक से पे करोगे, और आज मोदी जी ने एटलीस्ट ये करके दिखा दिया है कि लो भाई मैं बिना कैश के भी घूम सकता हूँ और ये लो पेमेंट भी हो रहा है। तो वो तो सोच का फर्क है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वन इज एबल टू विजुअलाइज एंड मे बी दैट और इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, सेइंग व्हाट वाज द सिचुएशन टुडे, or I mean on that day. Whereas he said I will create the situation, okay this is possible, so he worked for it and he made it happen. सर एनबीएफसी का आपने जैसे बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है और इतना अच्छा ग्रोथ में वो सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पिक्चर दिखती है और अच्छा लगता है कि एनबीएफसी ऐसा रोल प्ले कर रहा है। पर सर हमने ऐसा सुना है कि एनबीएफसी बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं, वसूली करवाते हैं, और कहीं ना कहीं उनसे लोन लेना मतलब बहुत बड़ी आफत मोल लेना। क्या ये सही है? इस बात से आरपी जी मैं सहमत नहीं हूँ आपके से। देखिए क्या है, रेगुलेशन तो आरबीआई ने दोनों के लिए बना के रखे, बैंक्स के लिए भी है और एनबीएफसीज के लिए भी है। दोनों ही जो है मेनली आउटसोर्स एजेंसी यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है। और आज की तारीख में एनबीएफसी जो है, मैं कोई छोटी एनबीएफसी की नहीं बात कर रहा, 100-200 करोड़ की अगर कोई एनबीएफसी हो, बट जितनी भी आप बड़ी एनबीएफसी की बात करोगे ना, एवरीबडी इज सो कंसर्न अबाउट देयर ओन रेपुटेशन। अच्छा, ओके। सो इस तरह की चीज़ें जो है मीडिया में कभी इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हो जाता है जिससे पब्लिश हो जाती है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पैसा दे के ऐसा नहीं है कि बैंक से पैसा ले लिया तो जो है राम राम जपना पराया माल अपना, वो जमाना चला गया। बिल्कुल, ठीक है। आज की तारीख में जो है आपने पैसा लिया है तो पैसा देना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैंक को आपने नहीं दिया तो चलेगा। भाई बैंक भी आपसे पैसा दिया है तो ऑब्वियसली पैसा वापस मांगेगा ही। सेम चीज़ एनबीएफसी के साथ में भी है। ठीक है, जो एनबीएफसी के साथ में थोड़ा डिफरेंस इतना ही है कि बिकॉज दे आर रेगुलरली कनेक्टेड विद यू, अनलाइक इन द केस ऑफ द बैंक, जहाँ पे आपको लोन दे दिया उसके बाद में जो है आप अपने आप रीपे करते हो। बैंक्स में कलेक्शन के लिए बंदा रेगुलर जाता है। करेक्ट, द डिफरेंस जो है ना, आई मीन एनबीएफसी में बंदा रेगुलर कलेक्शन के लिए जाता है। बैंक में आपने लोन दे दिया तो आपका ड्यूटी है कि आप अपने आप भरो।
वो फ़र्क है। तो जो बंदा हर महीने जाता है वहाँ पे पैसा लेने के लिए, ऑब्वियसली अगर हम बोले कि हम तो जो है भारतीय लोग हैं, एक आँख की शर्म बोलो, उस तरीके से तो ऑब्वियसली उसको पहले देता है। देता ही दूसरा है। एक नॉर्मल टेंडेंसी भी क्या है, आप जो है महंगा लोन पहले पे करोगे या सस्ता लोन पहले पे बिल्कुल करोगे? महंगा ही पहले देंगे हम। ठीक है, तो आदमी ये सोचता है यार ये इसको मैं पे कर दूँ, ठीक है, तो इसको मैं देने के बाद में हो सकता है मेरे को कोई दूसरा बैंक से मिल मिल जाएगा। जाएगा। तो कठोर किसी ज़माने में होते होंगे, करेक्ट। आज वो सिचुएशन नहीं है। नहीं है। आरबीआई ने जो है ना, रेगुलेटर हैज़ बीन प्लेइंग वेरी Good role. कंस्ट्रक्टिव रोल इन ऑल ओके, दिस। ओके, They are trying to find a fine balance between the lender's right as well as the customer's right. ओके, ठीक है, आज की तारीख में आपको कोई भी लेंडर जो है शाम को 7 बजे बाद में फ़ोन नहीं कर सकता है, ओके, वो चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो। वाओ, ठीक है, आपको छुट्टी के दिन फ़ोन करके परेशान नहीं कर सकता है, ओके, आपके रिलेटिव्स को फ़ोन करके नहीं बोल सकता है। तो ये रेगुलेशन दोनों के लिए सेम है। ठीक है, कहीं कहीं पे देखिए रेगुलेशन सब जगह, आज ट्रैफिक रूल है लेकिन तोड़ते हैं लोग। तोड़ते हैं। वो तोड़ने वाली बात देखिए अलग है, हम्म, बट सिस्टम ऐसा है कि ये बाय एंड लार्ज मुझे नहीं लगता ऐसा कोई लोगों को इस तरह का कोई मन में संदेह होना चाहिए कि यार ये एनबीएफसी से पैसा ले लिया तो पता नहीं है घर पे गुंडे भेज देंगे, ऐसा कर देंगे। नहीं है। वैसा मेरे हिसाब से तो नहीं है। सर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली और मैं चाहूँगा हमारे दर्शक नोट करें इसको। एनबीएफसी 7 बजे के बाद या बैंकिंग 7 बजे के बाद आपको कॉल करता नहीं है, छुट्टी के दिन आपको कॉल करता नहीं है, और किसी और का नाम लेके आपको कॉल करता नहीं है। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ अगर हो रही है, आप समझ लीजिए ये स्कैम है और इससे आपको बच के रहना है। और कभी भी ऐसा कुछ होता है तो एक आपसे अनुरोध है कि जाइए, आज उस आदमी से मिलिए, उससे पूछिए क्या ये ऐसा कुछ हुआ है, क्या मेरे से कुछ ज़रूरत है। इमीडिएटली कॉल करके उसको क्लेरिफाई कीजिए। कोई भी अगर ऐसा कर रहा हो तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, उसमें मत घुसिए। कहीं ना कहीं आपकी जो पूंजी है कमाई हुई बचाई हुई वो एक बार में साफ हो सकती है। और कोई ऐसी चीज़ आप जो बताना चाहेंगे जिससे दर्शकों को समझ में आए कि लोन और ये स्कैम दोनों साथ साथ ना हो जाए उनके साथ? देखिए, स्कैम में मैं आपको कल का ही मेरा एक एग्जांपल हाँ, बताता हाँ, हूँ। मुझे बीईएसटी से मैसेज आया हाँ, हाँ, दैट योर बिल फॉर द मे 2024 हैज़ नॉट बीन पेड। ओके। ये किससे है आपको? बेस्ट बीएसटी से? BST अच्छा, आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला? इलेक्ट्रिक सप्लाई ओके, हाँ, ओके, इफ काइंडली इग्नोर इफ यू पेड। ओके, ठीक है, हम्म, इतना ही मैसेज आया। उन्होंने मेरा कंज्यूमर नंबर दिया। अच्छा, नाउ ये अगर स्कैमस्टर होता था हाँ, हाँ, तो वो क्या करता था, एक लिंक देता। या तो उसमें लिंक देता था हम्म, या तो आपको बोलता था टू अवॉइड डिसकनेक्शन प्लीज कॉल सो एंड सो नंबर। वाह, ठीक है, बराबर है। ये अभी ये जेन्युइन है या स्कैम है उसको जानने के लिए उसने मुझे कोई नंबर नहीं दिया कि आप यहाँ पे फ़ोन करो। उसने मुझे नहीं बोला कि ये लिंक करो, उसने या मुझे ऐप एक डाउनलोड सूचना दी करो है। बस। भाई अगर जेन्युइन है तो उसका काम है आपको एक सूचना देना वाह, कि ये आपका बिल जो है बाकी है, ये आपको भरना है। ओके। ठीक है, सर आपने बहुत बढ़िया से बता दिया हमको कि एनबीएफसी वाकई एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, और कहीं ना कहीं अब वो ज़माना नहीं रहा है कि एनबीएफसी अब हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन के आएगी। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि उसका आदमी अगर आता है तो एक एसएमई के लिए तो अच्छा है कि एक इन्फॉर्म्ड आदमी अगर आता है जो बैंकिंग इकोसिस्टम को समझता है तो कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट दे जाएगा जिससे शायद वो और कर सके। सही तो बात है। क्या ऐसी चीज़ें हैं सर जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए, किस एनबीएफसी से मैं लोन लूँ? एक एसएमई को कैसे जाना चाहिए कि एनबीएफसी के पास लोन ले सके, और एसएमईज क्या सोचे कि मुझे अब ये चीज़ों का, ये पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि मैं इस लोन को अच्छे से अच्छे सर्विस कर सकूं और उसको अपनी ग्रोथ में यूज़ कर सकूं? देखिए क्या है, आजकल एनबीएफसी जैसे मैंने कहा शैडो बैंक है, हाँ, तो फॉर्मल सोर्स ऑफ जो जनरली बैंक देखते हैं कि भाई आपने इनकम कितनी बताई, बराबर। एनबीएफसी ये नहीं देखते आपने इनकम कितनी बताई। एनबीएफसी ज़्यादातर देखते हैं कि आपके जो है बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कितने हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कितने Transactions हैं? कितने हैं। ओके, तो आपके जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस बैंक में जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे दैट गिव्स एन इम्प्रेशन कि भाई अच्छा ठीक है इसका इतना टर्नओवर है। मतलब हेल्थ आपकी उससे चेक करते हैं वो? उससे वो चेक करते हैं वाह। कि भाई ये इसके पास में रेगुलर इन्फ्लो है क्या, ओके, मेरा इंस्टॉलमेंट इससे निकल सकता है क्या। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं तो ये तो अगर आप जितना फॉर्मल ट्रांजैक्शंस आप करेंगे उतना आपके अच्छा लिए है, अच्छा है। बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जहाँ तक सवाल है, एनबीएफसीज में जो है अनलाइक इन द केस ऑफ बैंक्स वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इन ए नैरो रेंज, इनके केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत वाइड रेंज में होती है। अच्छा, ठीक है, आपको जो है जो मिला उससे लेने की बजाय मुझे लगता है कि शायद आप एक दो से बात करेंगे, ओके, देन यू वुड बी इन ए बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। ओके, ओके,
बिकॉज एक बंदा बहुत सी बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को तो वो IDBI का ऑफर आया, मैंने ले लिया करके, बराबर है। ठीक है। हाँ, ऐसे ही होता है लार्जली। तो जनरली जिसको जो मिलता है वो वही ले लेते हैं। वो ले लेता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऐसी बाकी कोई चैलेंज नहीं होता है। तो मैंने कहा 3 चीज़ें हैं भाई। एक तो आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन टू वैल्यू रेशियो कितना है, लोन टू वैल्यू रेशियो। हाँ। ओके ठीक है। दूसरा चीज़ है कि भाई आपके पास में इंटरेस्ट रेट कितना है। ओके। तीसरी चीज़ है कि आपका टेन्योर कितना है। टेन्योर कितना? इसके बेसिस पे जो है आपकी EMI डिसाइड हो जाती है। ओके। ठीक है। तो बिजनेसमैन को ये चाहिए कि मुझे जो है लोन उतना ही लेना चाहिए जितना मैं EMI भर सकता हूँ कंफर्टेबली। अच्छा। तो अगर आपका जो है, आपको लोन की रिक्वायरमेंट 10 लाख है, हाँ। तो आपको जो है EMI के हिसाब से 10 लाख फिट नहीं हो रहा है, तो लोन की रिक्वायरमेंट को 8 लाख मत करो। अच्छा। क्योंकि ये वो नहीं तो 2 लाख रुपए का गैप है ना, दैट विल स्टार्ट ईटिंग इनटू योर कैपिटल। आप जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई मेरा टेनर लंबा कर दो, करेक्ट, ताकि है। EMI कम हो जाए। तो EMI कम हो जाए। ओके। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो आप देखोगे कि भाई बिजनेस में जो है एक सेइंग है कि अगर आपको इफ़ यू नीड मनी टुडे, यू नीड मनी टुडे। टुमारो इफ़ यू बोरो द सेम मनी, देन यू हैव एन टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो एडेड। आज आपको 10 लाख चाहिए, आप 6 महीने बाद में आपका ऑलरेडी 10.5 लाख की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। अच्छा। ठीक है। तो पैसा आपको जो बिजनेस के लिए चाहिए, दैट यू ऑब्वियसली नीड इट टुडे, राइट। बट हाउ डू वी मेक श्योर दैट योर EMI is can suit your pocket and you don't default. ओके। NBFCs के केस में डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली हैवी। डिफॉल्ट। बैंक्स में जनरली डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि आपने अगर 9.5% में लिया है तो 2% और हो जाएगी, 11.5 हो जाएगी। राइट। ये जो है आपको रेगुलर में मान लो 14% में दिया तो डिफॉल्ट इंटरेस्ट 36% लगा देंगे। ओ। सो डिफॉल्ट इज समथिंग, सो इनका जो है कि भाई पीपल शुड नॉट डिफॉल्ट। ओके। तो आप नेगोशिएट कर रहे हैं ना, तो ये 3 चीज़ों पे आप नेगोशिएट करिए। ओके। ठीक है। उससे होगा क्या कि आपका जो EMI जो है ना, द ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट यू शुड नॉट बी डिफॉल्टिंग ऑन योर EMI, ओके। एंड in the process you should be able to refinance your loan as soon as possible. पॉसिबल। तो ये आप जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हो, मान ले साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये आप दे रहे हो टू बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री। वेरी गुड। ओके सर, ऐसे कोई सेक्टर्स आपको लगता है जो प्रो NBFC हैं या कहीं ना कहीं उनको सबको जाना चाहिए? क्योंकि हमारे पुराने एपिसोड में हमने बात किया था कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लिस्ट या बैंक फंड ही नहीं करता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, लोग, हाँ, चाहे मीडिया हो। एक एग्जांपल बताऊं, रेस्टोरेंट्स वगैरह है। ओके। ठीक है। अभी रेस्टोरेंट्स को जनरली आप जाओगे कि आपको NBFC फंड करते हुए मिलेंगे। अच्छा। तो बहुत सारे इस तरह के सेटअप जो है ना, क्योंकि बैंकों की जो, एक तो मैंने कहा क्रेडिट पॉलिसी, एजिलिटी जो उनकी होती है, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स जो है, आपने जैसे एंटरटेनमेंट का कहा, मान लीजिए गेमिंग जोन है, हाँ। वो करेंगे नहीं। बैंक्स के लिए दूसरा क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक जो है सर्टेन रिस्क वेट्स है। आज की तारीख में NBFCs में हर चीज़ का रिस्क वेट 100% है। हर चीज़ का रिस्क वेट जो है 100%। ओके। बैंक्स में सेक्टर वाइज रिस्क वेट्स डिफर होता है। अच्छा। तो उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत, एक दूसरा में जो है बैंक्स में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। बराबर है। ठीक है। बैंक जो है लैंड के लिए आपको लैंड नहीं कर सकता है, लैंड परचेज करने के अच्छा। लिए NBFC आपको कर सकता है। ओके। कैपिटल मार्केट में बैंक आपको 20 लाख रुपए तक का ही लोन दे सकता है। ओके। तो मैंने कहा लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज भी NBFC से लोन लेते हैं। ओके। वो उसी के लिए लेते हैं। आज अगर आपके व्यूअर्स में सपोज कोई जो है एम्प्लॉइज है जो इन ESOP के लिए पैसा चाहिए, ESOP, अच्छा, आपको सब्सक्राइब करना है ESOP आपको को? ESOP सब्सक्राइब करना पैसा चाहिए। वाह। बैंक के तो पैसा देता नहीं, वो पैसा कौन देता है? वो आपको पैसा NBFC देती है ESOP सब्सक्राइब करने के लिए। वाह। तो बहुत सारे इस तरह के जो है कि जहाँ पे बैंक की नीड, यू आर ए वेरी बैंकेबल पर्सन, राइट, बट आपको ESOP के लिए पैसा चाहिए, बैंक दे ही नहीं सकती 20 लाख से ज़्यादा, और बैंक आपको ESOP के लिए पैसा ही नहीं देगी। अच्छा, सही बात है। वो तो ESOP है, वो तो लिस्टेड इक्विटी है नहीं, तो वो पैसा आपको वहीं से मिलेगा। ओके। तो इस तरह के काफ़ी सेक्टर, और जो पर्टिकुलरली छोटे जो मैंने कहा ना, जो अनऑर्गेनाइज वाले हैं, उनको NBFC ही पैसा देता है। सर, इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सेरामिक इंडस्ट्री, हाँ जी, जो कि गुजरात में एक जगह है मोरबी, हाँ जी। वहाँ पर है। वहाँ पर आपको क्या लगता है, वहाँ पर भी NBFC ज़्यादा है कि रेगुलर बैंकिंग चैनल्स भी ज़्यादा है? तो जितने बड़े हैं हाँ। उनको सबको बैंक्स देता है। एंसिलरी यूनिट्स है, बिल्कुल। एंसिलरी यूनिट्स है, उनको NBFC देता है। उसमें वापस सेम चैलेंज है। एंसिलरी यूनिट्स में अभी बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में क्या होता है
कि जिस सारा काम इन लोगों का जो है जॉब वर्क पे होता है, बहुत सारा आप यू आर डीलिंग विद अ स्मॉल टाइप ऑफ पीपल, दे डोंट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हाँ दे आर नॉट एबल टू सब्सटेंशिएट देयर एक्चुअल टर्नओवर, तो वो जो है बैंक को असेस करने में दिक्कत आती है। करेक्ट ये इनका असेसमेंट का जो क्रेडिट असेसमेंट का जो मेथोडोलॉजी है हाँ हाँ वो थोड़ा अलग होता है। आजकल जैसे मैंने कहा को लेंडिंग में जो है, हाँ हाँ को लेंडिंग में क्या होता है आरपी जी, को लेंडिंग में बेसिकली ओरिजिनेशन का काम किसका है, एनबीएफसी, एनबीएफसी का है, लेकिन लेंडिंग कौन करता है, बैंक बैंक। नॉट मॉडल बन गया है। हाँ 20% मान लो एनबीएफसी ने रखा, अच्छा 80% बैंक देता है। अच्छा नाउ मुझे जो लगता है गोइंग फॉरवर्ड, हम्म नाउ बैंक्स आर आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अगर सपोज मैं एनबीएफसी हूँ, आप बैंक है, हम्म मैं रेगुलर आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको 10 प्रपोजल भेजा, आपने 8 अप्रूव करके दे दिया है, यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग यार ये संजय कैसे अंडरराइट कर रहा है। अच्छा सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू विल हैव योर ओन सिस्टम, ओके, जो संजय कर रहा है कैन आई रिप्लिकेट, परफेक्ट ओके। तो इनके लिए ये स्पेस अगर बैंक ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरा स्पेस फिल करेंगे। हिंदुस्तान में जो है इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है ना, करेक्ट तो एनबीएफसीज के लिए कोई मतलब ग्रोथ का कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, आरबीआई हैज बीन ट्राइंग वेरी हार्ड, आरबीआई फील दैट द वे द एनबीएफसीज आर ग्रोइंग दैट इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग ए सिस्टमिक रिस्क। तो एनबीएफसीज के लिए जो मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो डिपॉजिट तो ले नहीं सकती है, करेक्ट वो पैसा लेते हैं बैंक से। ओके आज आपने बैंक को बोल दिया कि वो एनबीएफसी में ऑलरेडी आपने जो है रिस्क वेट उनका 100% कर दिया, उसका मतलब क्या है कि फॉर सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल आप दूसरे को दोगे तो 125 रुपया लोन दे सकते हो, एनबीएफसी को दोगे तो 100 ही दे सकते हो। अच्छा ठीक है, अच्छा तो जो ऑब्वियसली उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। ऊपर से जो है रिजर्व बैंक बार बार बोल रहा है भाई ये सेक्टर में आप लेंडिंग कम करो, ओके अनसिक्योर्ड लेंडिंग कम करो। ओके एनबीएफसी में लार्ज प्रपोर्शन ऑफ दैट इज अनसिक्योर्ड लेंडिंग, बैंक्स में अनसिक्योर्ड लेंडिंग के लिए सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, ओके। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ना, जो वाइल सेक्टर इज लुकिंग वेरी गुड एंड दैट्स द रीजन आई मीन फिनटेक आप देखिए, व्हाट इज फिनटेक। यस सर, फिनटेक में अभी अगर मैं इसमें नाम ले सकता हूँ, अगर अपन सचिन बंसल की बात करें जो फ्लिपकार्ट वाला है, उसने भी नावी फाइनेंस खोल के रखा है, कर दिया है। ठीक है। तो ऐसे मेरे एक क्लाइंट होते थे, अभी तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, दे वर द वन ऑफ द फर्स्ट फिनटेक। ओके The kind of innovation when I see at their end, banks will take lot of time to come there. to come to that, and one of the reason is bank people are bankers, these guys are techies, ये बात है, बिल्कुल सही ठीक है। So the speed with which these people are able to innovate, the speed with which these people are able to bring their products in the market, of course regulation is also one of the reason, because when it goes to the bank, the kind of risk management regulation the bank has to do, massive, they don't have to do all of that, so they are able to take small amount of risk in that. ओके ओके सर, आपने बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया है इनोवेशन। सर इनोवेशन के साथ रिस्क भी आता है। लोन ऐप्स जो हो रहे हैं, बहुत सारे लोन ऐप्स आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, और आपने कहा कहीं ना कहीं ये लोग डिपॉजिट ले नहीं सकते हैं। सर तो ये कैसे चल रहे हैं, ये लोन ऐप्स वगैरह हो रहे हैं, और लार्जली हमको दिख रहा है कि ये सब स्कैम ही हो रहा है। आज हर छोटे मोटे व्यक्ति को अगर बाइक लेनी है तो ये लोन ऐप बोलता है कि ऐप डाउनलोड करो, यहाँ से आप लोन ले लो, आज आपको ये लेना है आप ये डाउनलोड करो। सर ये कैसे इन सब से बचा जाए, और जो स्कैम है उनसे कैसे बचा जाए? ये देखिए, ऐप में जो है, अभी ऐप में आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि ये जो है, बिकॉज देर आर सो मेनी ऑफ देम, यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन विच इज़ जेन्युइन विच इज़ नॉट, ओके। लेकिन अगर सपोज आपने बाइक का एग्जांपल दिया, और आप जो है बाइक ले रहे हो, मान लीजिए एक मल्टी ब्रांड शोरूम से ले रहे हो, एक कंपनी के शोरूम की बात भी नहीं कर रहे, आप मल्टी ब्रांड शोरूम से ले रहे हो, और आपने डिसाइड किया कि भाई मैं बजाज का बाइक लेता हूँ, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा, यस, ठीक है। सो वो जो है, अगर वहाँ पे जो बंदा दे रहा है आपके पास में ऑप्शन, भाई बाइक तो उसी को बेचना है, करेक्ट, उसको भी मालूम है कि मैं फाइनेंस करूँगा तो ही मेरी बाइक बिकने वाली है, करेक्ट। तो इट इज़ बेटर टू हैव एन ऑप्शन फ्रॉम दोज पीपल रादर देन हैविंग ऑन और ओन एंड देन स्टार्ट लुकिंग, बिकॉज आपके लिए इट इज़ सी रोज इतनी नई कंपनियां खुल रही है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक है कि आप जाके जो है आरबीआई की साइट पे चेक करो या रजिस्टर्ड एनबीएफसी है क्या, नहीं है क्या। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे फिनटेक है, वो खुद एनबीएफसी नहीं है, ओके, लेकिन उसका बैकएंड में टाई अप एनबीएफसी के साथ में है, यस। तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटरमाइन दैट, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि बंदा जो है, सपोज आपको लगता है कि नहीं है मुझे तो ऐप के थ्रू ही लेना है, ओके, एनीबडी हु इज आस्किंग फॉर एन इन्फॉर्मेशन लेट अस से रिलेटिंग टू
योर बैंक अकाउंट, और या आपको बोला नहीं मेरे को यूपीआई से पैसा भेजो, पैसा लो। करेक्ट। दोज आर सम ऑफ द रेड फ्लैग्स पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, ऑब्वियसली केवाईसी के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। आपको जो है उसको पैन तो कोई बहुत सारे लोग लेते नहीं है, फॉर्म 60 के बेसिस पे भी काम करते हैं। ओके। सो आधार इज समथिंग विच इज सम ए कॉमन टूल विच पीपल यूज इट फॉर केवाईसी। ओके। अगर एनबीएफसी होगी, अगर एनबीएफसी होगी, सो आजकल आप देखते हैं आधार रिडेक्ट करना मैंडेटरी है। यस। ठीक है, तो आपको पूरे आपके जो है ना 12 नंबर के आधार कभी देने नहीं होते हैं। अच्छा। वर्चुअल आधार आईडी होती है, वर्चुअल, हाँ। वर्चुअल आप आधार आईडी दीजिए। अगर एनबीएफसी जेन्युइन होगी, हाँ, वो वर्चुअल आधार Accept आईडी से करके। काम करेगी। ओके। अगर एनबीएफसी जेन्युइन नहीं होगी तो वर्चुअल आधार आईडी से काम नहीं कर सकेगी, बिकॉज उसके पास में आइडेंटिफिकेशन का मेथोडोलॉजी नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, बिग थिंग। तो वर्चुअल आधार आईडी हम यूज करेंगे तो उससे आपका ये सेफ्टी हो सकती है। हाँ हाँ जी। सर, आपने फिनटेक का नाम लिया, सब कुछ बताया आपने, तो एक कंट्रोवर्सी अभी आई थी रिसेंटली। आपने बताया कि आप छोटी सी गए, वहाँ पर यूपीआई इतना बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सर, ये यूपीआई अगर इंडिया में लाया, एक रेवोल्यूशन वो लाया था पेटीएम। हाँ जी। सर, क्यों, ये क्या हुआ था अभी कि आरबीआई ने पेटीएम पे इतना बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया, और आज क्या है सिनेरियो, इसको लेके थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप बता सकें। पेटीएम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। ओके। पेटीएम के साथ में जितना मेरी समझ है मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या है होता है कि ब्रांड जो होते हैं ना, ब्रांड मिक्स नहीं होने चाहिए। ओके। पेटीएम इज ए फिनटेक, ओके, एंड देन यू ऑल्सो हैव पेटीएम पेमेंट बैंक। ओके। बोथ आर सेम, यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। आपको लगता है कि आप पेटीएम से डील कर रहे हो बैंक से, बट वो बैंक नहीं है। आप एक आज पेटीएम ऐप आज भी चालू है। हाँ। आरबीआई ने उसके सारे कस्टमर्स को जो है 4 बैंकों में ऑप्शन दे दिए, भाई आप एक्सिस के पास में जाइए, यस के पास में जाइए, एचडीएफसी के पास में जाइए, या तो एसबीआई के पास में जाइए। ओके। रिस्ट्रिक्शंस आए हैं पेमेंट बैंक के ऊपर। ओके। पेमेंट बैंक पे जो जितना मेरी समझ है रिस्ट्रिक्शंस आए, वो आए बिकॉज दे वर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बैंक एंड द फिनटेक एंटिटी और टेक कंपनी। ओके। ठीक है, कस्टमर्स हैड ए फीलिंग कि मेरे पास में पैसा बैंक में पड़ा है, हाँ, जबकि पैसा पड़ा है वो वहाँ पे फिनटेक वॉलेट में। भाई मैं आज भी मैं जो है यूपीआई यूज़ करता हूँ, मैं पेटीएम की यूपीआई यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा। सो पेटीएम एज ए फिनटेक और एज ए टेक कंपनी इज स्टिल एग्जिस्टिंग। ओके। पेटीएम एज ए पेमेंट बैंक is something where there are restrictions on that. Okay. And which is a very good lesson I think all of us has to understand, including in the profession, that regulations are something which we need to make sure that we need to follow in toto. Yes. However, हमारे पास में एक हमेशा पहले क्या होता, टू बिग टू फेल का एक सिंड्रोम होता था। मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा क्या कर लेगा। अगर मैं एक एग्जांपल, पेटीएम का आपने जो लिया है ना उदाहरण, Paytm has the largest number of businesses who are accepting their QR code. Okay. Okay, there was a fear, not from the regulator side, but Paytm का ये एक्शन होगा तो द इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट जो है पूरा QR कोड का वो क्रैश हो जाएगा, बिकॉज 3 से 4 करोड़ QR कोड थे उनके पास में। वाह। तो बिजनेस कैसे फंक्शन करेगा। बट कुडोस टू द रेगुलेटर, they have made sure that the businesses have not suffered, people have not suffered. Okay. So हमें भी जो है जब काम करना है तो we have to make sure that howsoever big you are, you need to comply with the regulation, not only in the letter, but in also spirit in the also. spirit. Fantastic. Okay, it is not necessarily that everything is written. Okay. But हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है RP जी, हमें समझ में आता है कि ये रेगुलेशन है, इसमें what is go and no go. Right. Whether it is written or not written, we need to identify what is no go. जो मैं मेरा पहले शुरू से बोलता हूँ कि मुझे पता था मुझे क्या नहीं करना है. That we have to be very sure people should be aware that what is written is only permitted. Generally what is written is prohibited. Right. What is not written is permitted. If you follow that rule, correct, it is a sure set recipe for a impending disaster. This is what I always feel. Wonderful. I mean बहुत बड़ा एनेक्डोट दिया है, बहुत बड़ा एनेक्डोट दिया आपने. और सर क्विकली एक समझते हैं स्टार्टअप्स हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं,
वो लोग को फंड्स चाहिए होता है, स्पेशली सबसे पहला सीड कैपिटल चाहिए होता है, कहीं ना कहीं से बोरो करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, प्रूफ टू कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं हम, वो करते हैं, फिर इन्वेस्टर्स वगैरह आते हैं। सर क्या स्टार्टअप्स लोग एनबीएफसीज के पास जाके लेंड कर सकते सो हैं? स्टार्टअप्स, एनबीएफसी जनरली स्टार्टअप्स को नहीं फंड करते नहीं हैं। करते हैं। ओके, दूसरा रीज़न जो मैंने कहा, इस एनबीएफसीज की एपिटाइट जो है ना, सी देर आर मे बी 4-5 ऑफ देम हु लेट अस से लैंड लार्ज सम्स ऑफ मनी। अदरवाइज सब जो है 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए तक देते हैं। बराबर है, उसमें स्टार्टअप में क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा होगा। बराबर है। ठीक है, एनबीएफसी में बी इन्वेस्टर इन द स्टार्टअप। अच्छा, ओके। ओके, दे मे बी वन ऑफ द इन्वेस्टर। आप इन्वेस्ट कर रहे हो एज एन लेटर से एज एन एंजल इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज एन एंजल इन्वेस्टर, दे मे ऑल्सो बी इन्वेस्टिंग इन द लाइक द आइडिया। ओके। लेंडिंग, मेरा मानना है कि एनबीएफसी नहीं। नॉट द राइट प्लेस टू अप्रोच फॉर लेंडिंग एज फार एज स्टार्टअप्स आर ओके। कंसर्न। और सर एसएमई बिजनेस को जब एनबीएफसी से लेना होता है तो क्या वो नेगोशिएट कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट पे, और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कॉमन बिजनेसमैन एनबीएफसी से जब ट्रांजैक्शन करे, तो क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखे जिससे उनको सबसे अच्छे तरीके पे लोन मिल सके और उसको वो फटाफट सर्विस करके बैंकिंग में जा सके? सो जैसे मैंने कहा, इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, क्या बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बिकॉज आप एनबीएफसी में जा रहे हैं, बिकॉज आपके पास एनबीएफसी को भी पता है कि आपके पास में बैंक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो नेगोशिएशन पावर आपकी थोड़ी कम हो जाती है। एट द सेम टाइम, बट यू आर नॉट द ओनली डीलिंग विद ओनली वन एनबीएफसी। जैसे मैंने कहा कि आपने है 1 से बात की, 2 से बात की, 3 से बात की, आपको जो है मल्टीपल लोगों के पास आप जाओ, वाटर ओके, कि वो मेरे को कौन सी रेट में मिल रहा है, क्या मिलेगा। ठीक है। नाउ आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो लेटर से एनबीएफसी आपको 12% में दे देगी ब्याज, तो आपके पास में देन यू शुड लेटर से लुक फॉर द एनबीएफसी लाइक लार्ज नेम्स, मे बी टाटा फाइनेंस। Okay, those kind of named entities which are very large, obviously they raise money through the lot of other sources as well, not only the bank borrowing. ओके। They are able to, their credit quality is better, their book is slightly better as compared to others. So depending on आपकी जो what is the perceived risk, ओके। उसमें एनबीएफसी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, आप कितने फॉर्मलाइज्ड हो, ओके। आपके पास में किस तरह के डॉक्यूमेंट है, ओके। उसके हिसाब से आप रेट नेगोशिएट करिए। सपोज मैं एनबीएफसी हूँ, बराबर है। मैं रिटर्न तो फाइल नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, तो कोई फॉर्मल सोर्स नहीं है, मेरा जो है ज़्यादातर धंधा भी तो मैं कैश में ही कर रहा हूँ, बराबर है। वो भी मेरा बैंक से एविडेंट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली माई कैपेसिटी टू नेगोशिएट द रेट विल बी is much lower than the person who is let us say doing transactions mainly through UPI, जहाँ मेरे को बैंक से मालूम पड़ रहा है, करेक्ट। ठीक है। सर कोलैटरल इसमें कितना, मतलब क्या एनबीएफसी भी बहुत ज़्यादा एनबीएफसी कोलैटरल लेके ही काम करती है अच्छा, ज़्यादातर, उनको ठीक चाहिए है? ही चाहिए। सो उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक विद अ वेरी स्मॉल वैल्यू, लेट से किसी को 5 लाख का लोन देना है, ये देना है, तो जो प्रधानमंत्री की जो योजना है 10 लाख तक की, वो है सीजीएफएमयू में कवर हो सकती है। सीजीटीएसएमई में, हाँ। सीजीटीएमएससी एक अलग है, एक सीजीएफएमयू भी है, अच्छा, ठीक है। सीजीटीएमएससी में तो 2 करोड़ तक जीरो कोलैटरल, बराबर है, ठीक है। ये जो है 10 लाख के नीचे के लोन्स कवर होते हैं, ओके। ठीक है, तो उसमें पर्सनल लोन टाइप भी कवर होते हैं, उसके अंदर आपके बिजनेस लोन्स भी कवर होते हैं, तो अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। अनसिक्योर्ड लोन देते हैं एनबीएफसी, बिल्कुल देती हैं, ओके, बट वो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एनबीएफसी जो है 10 लाख से ज़्यादा का कोई अनसिक्योर्ड लोन देती है। ओके। सर जैसे कि आपने कहा कि एनबीएफसी छोटे और स्मॉल बिजनेसेस को सब इजीली फंड करती है, सर तो इनको लेके रिस्क भी बहुत होता होगा, तो इनको मिटिगेट कैसे करती है? सो एनबीएफसी के लिए द बिगेस्ट रिस्क इज द लिक्विडिटी। ओके। सी आप कितने भी प्रॉफिटेबल हो, इफ़ यू डोंट हैव द लिक्विडिटी यू कैन गो अंडर एनी टाइम, ओके, बिकॉज आपके पास में डिपॉजिट का सोर्स तो है नहीं, आपके पास में जैसे आरबीआई ने आके मान लो टैप ही बंद कर दिया, ठीक है, तो आपका जो है आप रन कर रहे हो वैसे ही एएलएम मिसमैच, साइकिल आपका जो है थोड़ा ख़राब हो गया, ठीक है, तो योर एबिलिटी टू रीफाइनेंस योर पोर्टफोलियो इज समथिंग विच इज़ वेरी हाई। सो द बिगेस्ट रिस्क एनी इंस्टीट्यूशन हैज इज द लिक्विडिटी। अगर आपने देखा होगा अभी अमेरिका में एक बैंक बंद हो गया था, बहुत अच्छा बैंक था वो, कैलिफोर्निया में जो बैंक था बंद हो गया, वाज इट सोलवेंट? इट वाज 100% सोलवेंट। अच्छा, very good bank, old tech companies were keeping the money in that bank only, yes, right? But why it went up, I mean why it went belly up is only because liquidity. So किसी भी एनबीएफसी सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी इज द बिगेस्ट रिस्क। ओके, लिक्विडिटी इज किंग एंड लिक्विडिटी कम्स एट ए प्राइस। अच्छा, ओके, सो दैट इज समथिंग विच पीपल हैव टू, द एवरी मैनेजमेंट ऑफ द एनबीएफसी ऑल्सो हैज टू मेक ए फाइन बैलेंस कि वो उसमें लिक्विडिटी रखता हूँ। ओके,
लिक्विडिटी नहीं रखा, क्योंकि उसकी कॉस्ट लगती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार क्यों कॉस्ट करना है, वो ज़्यादा रिस्क है। वंडरफुल। तो सर इसमें क्या रोल रहता है कंसल्टेंट का कि एक बिजनेस को कैसे हेल्प कर सके, क्या पैरामीटर्स देखे और बिजनेस को बताए, वो बिजनेसमैन को बताए और इस एनबीएफसी से आप लोन ले सके। समझो आपके पास 5 ऑप्शन है तो कौन से में डिसाइड करें, तो कंसल्टेंट का रोल क्या रहता है? कंसल्टेंट का रोल जो है, देखिए टिकट साइज छोटी है, तो इसमें जो और आपके जो है क्लाइंट के जो है रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट उसके पास में जब छोटा आदमी है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई उसको कागज वागज बनाने नहीं आता, बराबर है। ठीक है। तो आप उसके जो है ना, हाउ यू आर एबल टू सब्सटेंशिएट व्हाट एवर टर्नओवर ही हैज, ओके, व्हाट एवर इनकम ही हैज, ओके, सो उसका एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के भी इसके पास अच्छा, मोटा मोटी इस तरह का मतलब डॉक्यूमेंटेशन में उनको हेल्प कर दें। डॉक्यूमेंटेशन में आप हेल्प कर सकते हो। यू कैन हेल्प देम इन नेगोशिएटिंग, ओके, यू कैन हेल्प देम इन सिलेक्शन ऑफ द एनबीएफसी। सर तो ये 3 जो चीज़ें होती है, हमने जो सुना है, प्राइस टू बुक रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट रेशियो और ये सब, सो वो लिस्टेड एनबीएफसीज के लिए। अच्छा, प्राइस टू बुक व्हेन यू से, ये तो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तो है नहीं है। फाइनली आपको जो है जितनी आपकी बुक है उसी में से आपको जो है रिटर्न आना है, बराबर है। सो जनरली प्राइस टू बुक जो बोलते हैं कैपिटल मार्केट टर्मिनोलॉजी में, सो एनबीएफसी विच हैज ए लेटेस्ट ए प्राइस टू बुक ऑफ 4, ओके, इज समथिंग विच इज फुल्ली प्राइस्ड। हैविंग सेड दैट, अभी बजाज का प्राइस टू बुक 6 भी मिलोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा, बट नॉट एवरीबडी कैन कमांड प्राइस टू बुक ऑफ 6। यू विल हैव एनबीएफसी विच आर प्राइस टू बुक ऑफ 1.5, 2। So price to book is an indication. Similarly in the case of bank also. भाई आप अगर प्राइस टू बुक देखोगे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का तो आपको 20 भी मिल सकता है। वेरी गुड। ओह हाँ, बट लेकिन प्राइस टू बुक किसी भी बैंक का आपको 4 के ऊपर मिलेगा ही नहीं। इनफैक्ट एक बार HDFC का 4 था, इट वाज कंसीडर्ड टू द मोस्ट वैल्यूएबल बैंक इन द वर्ल्ड। ओह करेक्ट करेक्ट। भाई प्राइस टू बुक ऐसा हो गया ना कि आप टर्नओवर का 4 गुना दे रहे हो यार, कोई टर्नओवर का 4 गुना नहीं देता ना, सही है, प्रॉफिट का 4 गुना देता है। सो यहाँ पे जो है ना, सो प्राइस टू बुक इज समथिंग फॉर द लिस्टेड कंपनी स्पेस। बहुत बढ़िया सर, क्या गजब आपने सारा चीज़ हमको समझाया, कैसे कैसे में अपने पास एनबीएफसी के पास भी जा सकता है, ऑल्टरनेटिव फंड ले सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं एनबीएफसी का भी आपने एक जरिया बताया हमको, एक पर्सपेक्टिव बताया कि एनबीएफसी कैसे पैसा देता है, कितना रिस्क मिटिगेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ क्लोजिंग कमेंट फाइनल? सो मेरा तो आपके दर्शकों से इतना ही कहना है अर्पित जी, रिस्क जो है इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, आप जो है धंधे में हैं तो उसका मतलब है कि रिस्क के तो आप घबराते नहीं हैं। वेरी गुड, ठीक है, लेकिन जो है फाइनली काम जो है हमेशा इथिक्स के साथ ही करना चाहिए। वेरी नाइस। शॉर्ट टर्म गेन जो है उसके लिए हमें हमारी जो लॉन्ग टर्म जो जर्नी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो है वो मतलब बहुत सी बार हम सोचते हैं यार जल्दी पैसा मिल जाए, जल्दी धनवान बन जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जल्दी करने धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ठीक है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें जो है भाई सबने जो है आपके जो है खरगोश की और कछुए की कहानी सुनी है, राइट, ठीक है। सो वी नीड टू मेक एन फाइन बैलेंस। रिस्क मिटिगेशन हमें हमारी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इथिक्स का जो है मेरा ऐसा मानना है कि आप जब तक इथिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, भगवान भी आपका साथ नहीं देता है। वाह, आपको जो है एक लेवल तक ले आओगे। बियॉन्ड दैट इफ यू हैव टू ग्रो, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो लार्ज is your ethical practices, your governance practices. If you don't have that in place, you can come only up to a level, you cannot go beyond that. और ये चीज़ हमें हमारे प्रैक्टिस में भी रखना चाहिए। आपने शुरू में कहा था कि आपका जो इथिक्स, मेरा मानना है कि प्रोफेशन में देखो अर्पित जी, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, राइट। सीए की डिग्री है, पैसा तो हम कमा ही लेंगे, करेक्ट, ठीक है। हम प्रैक्टिस में है, पैसा कमाने के हमें 1000 तरीके आते हैं, करेक्ट, बट क्या हमारा ध्येय खाली पैसा कमाना ही है? अगर तो फिर आप प्रोफेशन में क्यों? अगर पैसा ही कमाना है तो उसके लिए मुझे सीए की डिग्री की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, सही है। मेरे जो है इतने सारे भाई बहन हैं, सब हिंदुस्तान में जो धंधा कर रहे हैं, सब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ना, नहीं है। सीए तो 4 लाख 4.5 लाख है, बिल्कुल, लोग तो बाकी के भी धंधा कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मेरा जो बोलने का मतलब है कि हमें हमारी जो डिग्री है उसका जो है पूरा सम्मान करते हुए काम वही करना चाहिए जो इथिकल है, इथिकल हो, ठीक है, लोग बोल सके कि हाँ यार चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आज की बात के लिए। विक्ट्री टॉक्स पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी।
और आपको दर्शकों के मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।